शुरू हुई ऐतिहासिक चार धाम यात्रा, इससे जुड़ी हर जानकारी। उत्तराखंड की ऐतिहासिक चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसके लिए लाखों यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। 8 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मिलने लगी है। श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश में पंजीकरण केंद्रों पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चार धाम यात्रा क्या है और इसका रूट क्या है? ये यात्रा कितने दिनों की होती है? ये सब जान लेते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इससे उत्तराखंड को क्या लाभ मिलता है। हिंदू मान्यताओं में चार धाम यात्रा को बहुत महत्व दिया गया है। श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित चार धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन जगहों की यात्रा से जीवन मरण के बंधन से इंसान को मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नई सरकारी व्यवस्था के तहत इन जगहों पर जाने के लिए पंजीकरण जरूरी है। श्रद्धालु ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यात्री registration&touristcare.uk.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। दरअसल साल 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। 2014 से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीकरण होने के बाद यात्रियों को QR कोड जारी किया जाता है। पंजीकरण से आने वाले तीर्थ यात्रियों की बेहतर निगरानी और आपात स्थिति में मदद पहुंचाने में सुविधा मिलती है। यात्रियों के लिए ऐसा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक मोबाइल ऐप में लॉगिन करके जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता, पुलिस हेल्पलाइन आदि का लाभ भी उठाने में सक्षम होंगे। इसमें हरिद्वार से बद्रीनाथ और फिर वापसी में श्रद्धालु 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं। प्रति व्यक्ति 18 से 25 हजार रुपए इस यात्रा की लागत है। 10 दिनों की यात्रा का पहला दिन हरिद्वार से फूलचट्टी पहुंचने तक में गुजर जाता है। उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार फूलचट्टी तक की दूरी करीब 236 किलोमीटर है। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले आपको हरिद्वार में राही मोटेल पहुंचना होता है। अगले दिन सुबह 7 बजे 27 सीटों वाली नॉन AC बस से आपकी यात्रा शुरू होगी। दिन में 1 बजे आप बारकोट पहुंचेंगे। यहाँ 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा और फिर आप फूलचट्टी के लिए रवाना होंगे। फूलचट्टी पहुंचते पहुंचते शाम 5:30 बज जाएंगे। फिर यहीं आपके विश्राम की व्यवस्था है। दूसरे दिन की यात्रा सुबह 6 बजे फूलचट्टी से शुरू होगी। हिमालय की हसीन वादियों से गुजरते हुए आप जानकी चट्टी में GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के टूरिस्ट रेस्ट हाउस पहुंचेंगे। यहाँ कुछ देर आराम और नाश्ता करने का समय आपको मिलेगा। फिर सुबह करीब 11 बजे यमुना नदी के उद्गम स्थल यमुनोत्री पहुंचेंगे। यहाँ आप पवित्र कुंड में डुबकी लगा सकते हैं, पूजा अर्चना करें और दोपहर का भोजन कर सकते हैं। इसके बाद शाम तक आप फूलचट्टी वापस लौटेंगे। तीसरे दिन सुबह 6 बजे से आप उत्तर काशी के लिए रवाना होंगे। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके 1 बजे आप उत्तर काशी पहुंचेंगे। यहाँ के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का अवसर मिलेगा। लंच के बाद बस हरसिल के लिए रवाना होगी और यहाँ पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज चुके होंगे। आपकी तीसरी रात हरसिल में गुजरेगी। अगले दिन सुबह 6 बजे आपकी बस हरसिल से प्रस्थान करेगी। लगभग 7:30 बजे आप गंगोत्री पहुंचेंगे। ये पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के बाद आप मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद लगभग 1 बजे आप गंगोत्री से प्रस्थान करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे आप रात्रि विश्राम के लिए अपने अगले पड़ाव उत्तरकाशी पहुंचेंगे। हरसिल से यहाँ तक के सफर की दूरी लगभग 125 किलोमीटर होगी। 5वें दिन लगभग 275 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे। बस सुबह 6 बजे उत्तरकाशी से रवाना होगी। नाश्ता चिन्याली सौड़ स्थित GMVN पर्यटक विश्राम गृह में होगा। आप लगभग 12 बजे चंबा नई टिहरी पहुंचेंगे। आप नई टिहरी में घूम सकते हैं और यहाँ का प्रसिद्ध टिहरी बांध देख सकते हैं। दोपहर करीब 1 बजे आप नई टिहरी से प्रस्थान करेंगे। अगला पड़ाव श्रीनगर का GMVN पर्यटक विश्राम गृह होगा। बस शाम करीब 5:30 बजे गुप्तकाशी पहुंचेगी। छठा दिन गुप्तकाशी से केदारनाथ। इस दिन आप बस से लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर लगभग 17 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे। ये अनुभव लाजवाब होता है, जीवन भर याद रहता है।
बस सुबह 6 बजे प्रस्थान करेगी और लगभग 9 बजे गौरीकुंड पहुंचेगी। पैदल चलने का मन नहीं हो या स्वास्थ्य मजबूरियां हो तो आप टट्टू या डोली यानी पालकी किराए पर ले सकते हैं। गौरीकुंड से आप सुबह लगभग 10 बजे प्रस्थान करेंगे और शाम 5 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे। आप केदारनाथ मंदिर में शाम की आरती देख सकते हैं और रात में यहां रुक सकते हैं। 7वां दिन केदारनाथ, गौरीकुंड, रामपुर से तिलवाड़ा। इस दिन सुबह अपने होटल से जल्दी निकलने की कोशिश करें ताकि आपको केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके बाद आप वापस गौरीकुंड के लिए अपनी 17 किलोमीटर की यात्रा शुरू करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे गौरीकुंड पहुंचेंगे। दोपहर के भोजन के बाद बस से 60 किलोमीटर दूर तिलवाड़ा की ओर बढ़ेंगे। आप शाम 5 बजे तक तिलवाड़ा पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। तिलवाड़ा से जोशीमठ लगभग 170 किलोमीटर दूर है और आप लगभग 12 बजे पहुंचेंगे। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए लगभग 1 घंटा बिता सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद आप लगभग 1 बजे जोशीमठ से प्रस्थान करेंगे और लगभग शाम 4:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे। बद्रीनाथ मंदिर में शाम की आरती देख सकते हैं। 9वां दिन बद्रीनाथ, जोशीमठ, कालेश्वर। अपने दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे मंदिर में प्रार्थना करने और कुंड में पवित्र डुबकी लगाने के साथ कर सकते हैं। इस दौरान आप भारत की सीमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर आखिरी भारतीय गांव माणा को भी देख सकते हैं। फिर आप लगभग 11 बजे जोशीमठ पहुंचेंगे। दोपहर के भोजन के बाद आप लगभग 2 बजे जोशीमठ से प्रस्थान करेंगे। आप चाहें तो केबल कार से औली जा सकते हैं। दिन भर में 114 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप शाम को कालेश्वर पहुंचेंगे। 4 धाम यात्रा के आखिरी दिन आप बस से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सुबह लगभग 7 बजे कालेश्वर से प्रस्थान करेंगे। आप दोपहर लगभग 1 बजे कौड़ियाला पहुंचेंगे और दोपहर के भोजन के लिए रुकेंगे। 1 घंटे रुकने के बाद यात्रा फिर शुरू होगी, जो शाम करीब 5 बजे हरिद्वार में समाप्त हो जाएगी। 4 धाम यात्रा में हर साल लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। पिछले साल करीब 57 लाख लोग इन यात्राओं के लिए आए थे। इस बार ये संख्या भी पीछे छूटने के आसार हैं। 8 मई तक 22 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण करा चुके थे। 20 लाख के आसपास लोग केवल मई में 4 धाम की यात्रा करेंगे। सामने आए आंकड़ों के अनुसार 224 के मई में यमुनोत्री के लिए 3,44,150, गंगोत्री के लिए 3,91,812, केदारनाथ के लिए 7,60,254, बद्रीनाथ के लिए 6,58,486 और हेमकुंड साहिब के लिए 45,959 लोग पंजीकरण हो चुके हैं। साल 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 4 धाम यात्रा से प्रदेश को अच्छी आमदनी होती है। स्थानीय दुकानदारों, होटल कारोबारियों, रेस्टोरेंट, कॉटेज उद्योग, ट्रांसपोर्टर्स सबको लाभ पहुंचता है। 2022 में श्रद्धालुओं की वजह से 211 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हेलीकॉप्टर कंपनियों ने 85 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस किया। वहीं घोड़े, खच्चरों और पालकी सेवा से जुड़े लोगों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। आने वाले दिनों में ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में इस यात्रा का योगदान बढ़ने वाला है। यही वजह है कि केंद्र और प्रदेश दोनों जगह की सरकारें श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दे रही हैं।